गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 21। बच्चों आज हम 2020 के सेट 5 जिसका कोड है 347WE का पहला पार्ट हल करेंगे। बच्चों इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ सके। बच्चों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए वाला। तो देखिए क्वेश्चन को, इसके 5 पार्ट हैं, ध्यान से देख। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब इसे हल करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, सही विकल्प चुनिए। पहला पार्ट का, इसमें पूछा है वेग नियतांक ताप बढ़ाने पर। बच्चों अभिक्रिया का वेग प्राय ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है और वेग का सूत्र होता है dx/dt बराबर k इंटू एक्टिव मास a। मान लीजिए, ठीक है, कोई अभिकारक a है तो उसका वेग होता है dx/dt बराबर k इंटू एक्टिव मास a, जहाँ k वेग नियतांक है और dx/dt अभिक्रिया का वेग है और a है बच्चों अभिकारक का सांद्रण। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे को बढ़ती है अभिकारक का सांद्रण घटता जाता है। ताप बढ़ाने पर बच्चों रिएक्शन की रेट, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ये घट रहा है तो क्या होगा, वेग नियतांक का मान बढ़ेगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, वेग नियतांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। पहला विकल्प बच्चों इसका सही हो जाएगा। ये घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों गलत हैं। उसके बाद देखते हैं ख, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्यक कोलिगेटिव गुणधर्म प्रॉपर्टीज नहीं है। तो बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जो अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वो कहलाते हैं आपके अणुसंख्यक गुणधर्म। देखिए अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा नहीं है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है बच्चों, क्योंकि राउल्ट नियम से क्या होता है P माइनस PS/P बराबर n/n प्लस कैपिटल N, यानी कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के, और मोल प्रभाज होता है बच्चों अणुओं की संख्या पर निर्भर। तो ये तो आपका विकल्प गलत हो गया, ये तो अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, ये पूछा है ना, नहीं है, तो ये तो अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन भी बच्चों अणुसंख्यक गुणधर्म होता है, क्योंकि हम हिमांक के अवनमन का सूत्र होता है ΔT बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। देखिए स्मॉल w बटे स्मॉल m को कहते हैं बच्चों विलय के अणुओं की संख्या, तो इसमें विलय के अणु भी आ रहे हैं, तो ये तो अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है। तो इसलिए ये भी आपका विकल्प गलत हो गया, हिमांक का अवनमन भी अणुसंख्यक गुणधर्म है। तीसरा देखते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है बच्चों जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका सही विकल्प हो गया पृष्ठ तनाव। परासरण दाब, परासरण दाब भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, तो सही विकल्प कौन सा हो गया, पृष्ठ तनाव। अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, पृष्ठ तनाव। इसके बाद ग, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। क्रिस्टलीय ठोस होता है बच्चों जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, क्योंकि उसके घटक कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है जो पूरे क्रिस्टल में उसी रूप में फैली होती है, उसको कहते हैं दीर्घ प्रसार व्यवस्था, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घ प्रसार व्यवस्था पाई जाती है। तो देखिए क्या है, दीर्घ परास कोटि, ये बच्चों सही है आपका विकल्प। लघु परास कोटि ये गलत है, ये होता है अक्रिस्टलीय ठोसों में। अनिश्चित व्यवस्था ये भी गलत है, ठोसों में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कणों की निश्चित व्यवस्था होती है, इनमें से कोई नहीं, तो ये तीनों गलत हैं, ये सही है। दीर्घ प्रसार व्यवस्था है दीर्घ परास कोटि।
नेक्स्ट है इसके बाद, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कौन सा कंपाउंड इनमें से कर रहा है। देखते हैं बच्चों, DDT पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। DDT होता है बच्चों एक कीटनाशक जो कि वायुमंडल में मिलकर नष्ट नहीं होता है। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल कीटनाशक है जो जीवों के शरीर में जमा होता रहता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक, ठीक है। तो ये आपका ये पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है। दूसरा फ्रेओन होते हैं बच्चों CCl2F2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मैथेन। ये होते हैं रेफ्रिजरेटर्स और AC में वातानुकूलकों में प्रयोग। ये करते हैं हमारी ओजोन लेयर को नष्ट करते हैं, ओजोन लेयर को हानि पहुंचाते हैं, तो ये भी पर्यावरण पर नुकसान पहुंचाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड बच्चों, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के निर्माण में प्रारंभिक यौगिक के रूप में प्रीकर्सर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और इसके कारण जब ये शरीर में पहुंचता है तो हमारे लीवर पर एक्यूट लीवर डिसीज उत्पन्न करता है, हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, तो ये भी पॉल्यूटेंट है। चौथा है इनमें से सभी। देखिए बच्चों, ये भी नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, जमा होते होते हमारी वाटर साइकिल के माध्यम से जीवों में आगे तक जाता है। फ्रेओन ये हमारे ओजोन लेयर को बेकार नष्ट करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी जीवों में जाकर उनके लीवर को और बाकी जो फिजियोलॉजी है उसको डैमेज करते हैं। इनमें से सभी, तो सही विकल्प हो गया बच्चों आपका ये, क्योंकि ये सभी सारे के सारे पर्यावरण में संकट उत्पन्न कर। नेक्स्ट है कार्बिलएमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिलएमीन अभिक्रिया होती है बच्चों, एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक गेज के साथ गर्म करने पर एल्किल या फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे कार्बिलएमीन कहते हैं, आइसोसाइनाइड। तो देखिए क्या है साइनाइड, ये तो विकल्प आपका गलत है। आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड, ये सही है। साइनेट होता है बच्चों CNO ग्रुप, इसको बोलते हैं साइनेट, तो ये नहीं बनता। आइसोसाइनाइड होता है बच्चों NC, इस तरह का ग्रुप, यही बनता है आइसोसाइनाइड, तो ये भी गलत हो गया। आइसोसाइनेट हो जाएगा बच्चों NCO, इसी का रूप दूसरा, इसका ये NCO। तो ना तो ये बनता है ना ही ये बनता है, ये बनता है आइसोसाइनाइड। तो सही विकल्प क्या है बच्चों आपका, कार्बिलएमीन अभिक्रिया में बनता है आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है एक उत्प्रेरक। नंबर 1 अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है। बच्चों उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा भी देते हैं। तो खाली बढ़ा देते हैं ये तो सही विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाते भी। अगला है अभिक्रिया की ऊर्जा घटा देते हैं। अभिक्रिया की ऊर्जा क्यों घटाएंगे, बढ़ा भी सकते हैं। सक्रियण ऊर्जा को यद्यपि घटाते हैं अधिकांश, लेकिन कुछ बढ़ा भी सकते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। नेक्स्ट है अभिक्रिया की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभिक्रिया की ऊर्जा को कोई प्रभावित नहीं करते, ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट है अभिक्रिया की ऊर्जा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ये सही है बच्चों, क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की ऊर्जा को घटा देते हैं। सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया ऊर्जा का मतलब यहाँ पे है बच्चों सक्रियण ऊर्जा को घटा भी देते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ये सही है आपका विकल्प। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की ऊर्जा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो इस तरह से बच्चों आपका प्रथम क्वेश्चन जो कि सही विकल्प वाला था वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें बच्चों एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, त्रुटिवश हमसे ये क्वेश्चन छ जो पार्ट है ये वास्तव में पार्ट इसमें घ था, इसलिए हमने लिख दिया है पार्ट घ था, यहाँ पे था ये, और ये घ वाला पार्ट था च, तो ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन। आपको पढ़ने से मतलब है, इससे वैसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 2 का इसमें पूछा है बच्चों 2.25 ग्राम ग्लूकोज ब्रैकेट में दिया है अणुभार 180 को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों, इसमें पूछा है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसका मतलब KF 1000 वाला सूत्र इसमें लगेगा। तो देखिए
अब इसे हल करते हैं। इसमें दिया है बच्चों स्मॉल w बराबर 2.25 ग्राम और कैपिटल W दिया है बच्चों जल की मात्रा 25 ग्राम, ठीक है। और स्मॉल m ब्रैकेट में अनुभार दे रखा है ग्लूकोज का, वो है 180। और हिमांक में कमी यानी कि हिमांक में अवनमन डेल्टा टी दे रखा है बच्चों आपको 0.93 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा है मोलल अवनमन स्थिरांक यानी कि KF बराबर क्या। हम जानते हैं हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर, बच्चों इसमें KF पूछा है मोलल अवनमन स्थिरांक, इसलिए 1000 वाला सूत्र लगेगा। 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। हमसे पूछा है KF, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके KF को इधर ले आते हैं तो लिख देंगे, और KF बराबर डेल्टा टी गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे, देखिए इधर आ जाएगा और ये बाकी इसके नीचे आ जाएंगे, और ये 1000 गुणा स्मॉल w मान रख देंगे बच्चों। यहाँ से डेल्टा टी का मान है 0.93 गुणा स्मॉल m 180 गुणा कैपिटल W 25 बटे 1000 गुणा स्मॉल w 2.25। अब बच्चों देखिए दशमलव को समाप्त करने के लिए पहले एक जीरो इससे काट लेते हैं। अब दशमलव को कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये दोनों जीरो समाप्त हो जाएंगे इससे, देखिए 2 अंक पे है तो इससे भाग देंगे। अब 25 निम्मा 225 और 9 का भाग दे देंगे इसमें, 9 दूनी 18। ये आ जाएगा बच्चों आगे जब इसको हल करेंगे, या 6 2 नाम 18, 2 अंक पर दशमलव है यहाँ पर आ जाएगा। तो KF बराबर इतने डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, इसका मात्रक हो गया बच्चों ये KF मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर हो गया 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 2 का ख, इसमें पूछा है एक सेल में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट लाइन में दिया देखिए बच्चों 2Fe+3, Fe पर +3 आवेश है, ब्रैकेट में दिया है AQ एक्वस प्लस 2I माइनस ब्रैकेट में एक्वस एरो 2Fe+2 एक्वस प्लस I2 ब्रैकेट में लिखा है सॉलिड S। के बाद नीचे दिया है बच्चों इस सेल का 298 केल्विन ताप पर E डिग्री सेल मानक इलेक्ट्रोड विभव बराबर 0.236 वोल्ट है। सेल अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आपको E डिग्री सेल दिया है, डेल्टा G डिग्री सेल पूछा है, डेल्टा G डिग्री मानक गिब्स ऊर्जा। देखिए अब इसे हल करते हैं। जो रिएक्शन दी है पहले उसे देख लेते हैं बच्चों। देखिए 2 का ख, इसमें दी है रिएक्शन देखिए 2Fe+3 प्लस मतलब ब्रैकेट में दिया है AQ एक्वस प्लस 2I माइनस, इसके भी ब्रैकेट में दिया है एक्वस और आगे रिएक्शन है। उसके बाद 2Fe+2 एक्वस प्लस I2 ब्रैकेट में दिया है सॉलिड। देखिए बच्चों इसमें +3 से ऑक्सीकरण संख्या +2 हो रही है तो ये तो हो जाएगा आपका अपचयन, और -1 से 0 ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है, ये हो जाएगा आपका ऑक्सीकरण। गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र होता है डेल्टा G डिग्री बराबर -NFe डिग्री, जहाँ N है इस विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में इसी इलेक्ट्रोड पर
मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F है फैराडे नियतांक जिसका मान होता है 96,500 कूलाम। E डिग्री है बच्चों सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव। इस सूत्र से हमको निकालना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इस रिएक्शन में देखे लेते हैं, N निकाले लेते हैं। 2Fe प्लस 3 से क्या बन रहा है बच्चों, इससे बन रहा है बच्चों 2Fe प्लस 2। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट जा रही है, 2 है टोटल Fe प्लस आयन और इधर बने 2 फेरस आयन, तो टोटल इधर 3 दूनी 6 प्लस है के 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं, 2E माइनस, तब ये बनता है बच्चों 2Fe प्लस 3 प्लस 2E माइनस, तब बनेगा 2Fe प्लस 2, ये अपचयित हो जाएगा। तो N कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। यहाँ से देख लेंगे N बराबर हो गया बच्चों 2। E डिग्री दिया है आपको, E डिग्री सेल, क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों फिर से, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें देखिए E डिग्री सेल दिया है अंतिम लाइन में 0.236 वोल्ट। अब पूछा गया है आपसे मानक गिब्स ऊर्जा, यानी कि G डिग्री डेल्टा G डिग्री बराबर क्या। सूत्र होता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है बच्चों डेल्टा G डिग्री बराबर माइनस NFE डिग्री सेल, जहाँ ई सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव है। देखिए बच्चों मान रख देंगे, N का मान आया निकल के 2 माइनस 2 गुणा F का मान होता है बच्चों 96,500 कूलाम, F है फैराडे नियतांक, 96,500 गुणा 0.236, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों माइनस 45,548 जूल, इसको ही किलो जूल में बदल लेते हैं बच्चों, माइनस 45.548 किलो जूल का आंसर गिब्स मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा, यही हो आपका हो गया बच्चों आंसर। इस तरह से मानक गिब्स ऊर्जा निकल आती है। अब देखते हैं 2 का ग, इसमें पूछा है एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण लिखिए। तो हेडिंग बना लेंगे बच्चों एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण, कैटेलाइसिस। नंबर 1, एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन अणु होते हैं। नंबर 2, एंजाइम जीवित कोशिकाओं के अंदर बनते हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नंबर 3, प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है जिसे उत्प्रेरक का क्रिया आधार या सबस्ट्रेट कहते हैं। नंबर 3, प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित पीएच मूल्य पर कार्य करता है जिसे उस एंजाइम का अनुकूलतम पीएच मान कहते हैं। नंबर 5, प्रत्येक एंजाइम एक निश्चित ताप पर अधिकतम क्रियाशील होता है जिसे उस एंजाइम का अनुकूलतम ताप कहते हैं। ताप बढ़ाने पर प्राय एंजाइम की क्रियाशीलता घटती जाती है। तो बच्चों यही हैं एंजाइम उत्प्रेरण के मुख्य अभिलक्षण। नेक्स्ट 2 का घ, देखिए इसमें पूछा है जीनोन तथा फ्लोरीन के मध्य अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें पूछा है जीनोन और फ्लोरीन के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, अर्थात जीनोन और फ्लोरीन के यौगिक कैसे बनते हैं उनके समीकरण पूछिए। ठीक है, तो देखिए घ, नंबर 1, जीनोन के आधिक्य को फ्लोरीन गैस के साथ 300 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर गर्म करने पर जीनोन डाईफ्लोराइड बनता है। रिएक्शन देखिए Xe+F2, इसके नीचे लिख देंगे बच्चों एक्सेस, एक्सेस का मतलब आधिक्य। ये रिएक्शन होती है 300 डिग्री सेल्सियस ताप और HP हाई प्रेशर उच्च दाब पर, तो बनता है बच्चों जीनोन डाईफ्लोराइड। ये जीनोन है,
ये फ्लोरीन गैस है, इसका नाम है जीनोन डाइफ्लोराइड। नंबर 2, जीनोन तथा फ्लोरीन गैस को 1:5 के अनुपात में लेकर 400 डिग्री सेल्सियस ताप और 6 वायुमंडल दाब पर गर्म करने पर जीनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है। देखिए रिएक्शन, Xe+F2 1:5 का अनुपात लेना पड़ेगा। टेम्परेचर रहेगा बच्चों 400 डिग्री सेल्सियस और 6 एटमॉस्फेयर दाब। एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल। तो बनता है बच्चों XeF4, इसका नाम है जीनोन फ्लोराइड। इसके बाद नंबर 3, जीनोन को फ्लोरीन के आधिक्य के साथ 300 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर गर्म करने पर जीनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है। देखिए रिएक्शन, (300 डिग्री सेल्सियस Xe+3F2, इसके नीचे एक्सेस लिख देंगे, आधिक्य, अब की बार फ्लोरीन का आधिक्य है 300 डिग्री सेल्सियस ताप और HP हाई प्रेशर उच्च दाब पर, तो बनता है XeF6, इसका नाम है जीनोन हेक्साफ्लोराइड। तो इस तरह से बच्चों जीनोन और फ्लोरीन के बीच होने वाली मुख्य रासायनिक अभिक्रिया यही है। सीधे सीधे जो जीनोन और फ्लोरीन के बीच अभिक्रियाएं होती हैं। बच्चों इसी के साथ ये घ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको जीनोन और फ्लोरीन के यौगिकों के बारे में अधिक जानना है तो इसके लिए हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है जीनोन के मुख्य यौगिक, तो उस वीडियो को आप देख लें, आपको अच्छे से और भी समझ आ जाएगा। तो बच्चों आज इतना ही पर्याप्त है। आशा करता हूं कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें और यदि समझ नहीं आए हैं तो कमेंट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।